Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the 5th lecture of Unit 5th of a subject Quantity Estimation in the Construction Management. Okay. This lecture we will understand about the economical comparison, or we can say the methods of economical comparison. Okay. So, first of all we understand about the what is the nominal and effective interest rate, which is related to the previous lecture, which is missed. Okay. कुछ चीज़ें थी जैसे कि हमारे पास कुछ इंटरेस्ट रेट आती थी, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट हमारी होती थी वो इफेक्टिव क्या होती थी। जैसे अगर हम बात करें इफेक्टिव की बात करें तो इफेक्टिव कैसे निकलेगा, जैसे कि कोई ईएमआई पे कर रहे हो, हमने मान दिया कि इसको इस तरीके से समझते हैं। अगर कोई बैंक से हम लोन लेते हैं, हम ईएमआई पे करते हैं, उसने बोला कि आपको 12% रेट के हिसाब से पे करना होगा। ओके, बट वो अगर हम जब 10 साल का टेन्योर होता है, 10 साल के बाद अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो एग्जैक्टली 12% नहीं निकलती, वो कुछ घट जाती है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव। क्यों घटती है? क्योंकि हम उसका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कुछ जमा करते जाते हैं, कुछ देते जाते हैं, जिससे जो एंड में जो अमाउंट बचता है कुछ उस देने के बाद वो वैल्यू कम हो जाती है, तो इंटरेस्ट उस वैल्यू पर लगता है। जैसे कि हम बात करें कि अगर हमने 10 लाख रुपीज़ का 10 लाख रुपीज़ का लोन लिया, 10 ईयर में पे करना है, तो उसकी जो ईएमआई बनेगी, उसने बोला कि 12% रेट पर हमने आपको दिया है। तो 12% रेट जो होता है वो इनिशियल अमाउंट पे लगता है। पहले सबसे पहले जो इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो जो पेमेंट होगा वो इनिशियल अमाउंट पे लगेगा, बट उसके बाद मान लिया कि पहली बार हमने 10,000 रुपये मान लिया, 10,000 रुपीज़ की ईएमआई पे की, तो जो 10,000 रुपीज़ लगाया वो इस पर लगा हुआ है। ठीक है, देन जो अमाउंट बचता है हमारे पास वो हमारे पास बन जाता है 9,90,000 रुपीज़। तो जब अब जो क्या बोलते हैं, अब जो इंटरेस्ट लगेगा 12%, वो 10 लाख रुपीज़ पर ना लग के 9,90,000 रुपीज़ पे लगने वाला है। तो जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है थोड़ी तरीके से। उसको और तरीके से समझे तो कुछ समय बाद जो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट जो देना होगा वो बचेगा हमारे पास 5 लाख रुपीज़ मान लेते हैं। इट मीन्स हमने 5 लाख रुपये 5 लाख रुपये हमने बैंक को दे दिया है, तो 5 लाख रुपए पर अब 12% इंटरेस्ट लगने वाला है, जिसके कारण जो अल्टीमेटली अगर हम पूरा टोटल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालें तो वो हमारे पास करीब 7 से 8% के बीच में आता है, जो 12% नहीं होता है। तो दैट इज कॉल्ड एज ए इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, जो हमारा एक्चुअल कम हो जाता है। ओके, मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग थोड़ी तरीके से। तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो उसकी हम बात करते हैं। कंपाउंडेड होता है ट्वाइस थ्राइस, तो ये कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है। जैसे कंपाउंड रेट की बात करें, हमने किसी को पैसे दिए लिए, तो जो पैसे नहीं चुकाते हैं तो बढ़ता जाता है, कंपाउंडेड रूप से बढ़ता जाता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाता जाता है। तो उस रेट में जो इफेक्टिव एनुअल रेट होती है वो बढ़ जाती है। ओके, और जब पे करने होते हैं तो उस केस में इफेक्टिव एनुअल रेट घट जाती है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ इफेक्टिव एनुअल रेट इंटरेस्ट रेट, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पर आई होती है नॉमिनल रेट पर एनम, ओके, और सी होता है हमारा कंपाउंडेड रेट एनम। ठीक है, अगर कंपाउंडेड लग रही है तो कंपाउंडेड और सी, तो आई और सी के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं और उसको इफेक्टिव एनुअल रेट इंटरेस्ट बोल देते हैं, जिसका फॉर्मूला ये रहा, हम लिखने वाले हैं। तो इसका जो अल्टीमेटली फॉर्मूला निकलता है, इट बिकम्स, ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा आ जाता है, फॉर्मूला हमारा आ जाता है सिंपल तरीके से देखें तो 1 + I/C की पावर n-1। ओके, दिस इज अ फॉर्मूला, सॉरी दिस की पावर c, नॉट n, I की पावर n ही आएगा, सॉरी। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव एनुअल रेट इंटरेस्ट रेट। ओके, समझ गया होगा इफेक्टिव एनुअल रेट इंटरेस्ट क्या होता है। नाउ हम बात करते हैं कैपिटलाइज कॉस्ट की। एक कॉस्ट होती है कैपिटलाइज कॉस्ट, इसको बारे में हम जानेंगे कैपिटलाइज मेथड में। कैपिटलाइज कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की वर्थ या किसी चीज़ की कीमत कितनी होगी जब उसको इनफाइनाइट या बहुत लंबे समय के लिए हम मानते हैं। जैसे कि अगर हमने कुछ आपको पैसे दिए, आप चुका नहीं रहे हो, तो उस इनफाइनाइट टाइम के बाद या कुछ नंबर और बहुत सारे नंबर ईयर्स के बाद उसका पैसा कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो कैपिटलाइज वैल्यू।
ठीक है ना। जैसे कोई हमारी हाउस है हाउस का कुछ रेंट मिलता है हमको, रेंट कुछ कोई यूज़ कर रहा है तो उसका रेंट पे कर रहा है, ठीक है। तो उसकी एज तक उसकी क्या रेंट पे करेगा वो, विथ इंटरेस्ट क्या रेट पे करेगा, दैट इज कॉल्ड द कैपिटलाइज वैल्यू। ओके, सिंपल तरीके उसको निकालते ए बाई ए उसका रेंट है जो पे कर रहा है, और उस रेंट पर क्या इंटरेस्ट लग रहा है, इसका डिवाइड को बोलते हैं अपन कैपिटलाइज वैल्यू जो हम निकालते हैं। ओके, इसको हम क्वेश्चन करेंगे, फिर डील करेंगे इसके बारे में। तो एक टर्म था, इसके बारे में डील बात कर ली, कैपिटलाइज वैल्यू कॉस्ट के बारे में बात कर ली। नाउ अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हम एक मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन डेट कुछ पैसे लेता है, सम मनी ऑफ 60,000 रुपीज़ किसी से लेता है, विच हैज़ टू रीपेड बाई एन इक्वल एंड ऑफ अ मंथ इंस्टॉलमेंट फॉर 5 ईयर्स। उसको बोल रहा है कि उसको पे करना है, मंथली पे करना है 5 साल तक, विथ इंटरेस्ट ऑफ 12%, 12% के इंटरेस्ट पे उसको पे करना है, कंपाउंडेड मंथली। सो व्हाट विल द अमाउंट ऑफ ईच पेमेंट, यानी कि उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बताइए, मंथली EMI बताइए कि वो EMI कितना पे करेगा 60,000 रुपीज़ अगर लेता है तो, ठीक है ना। तो देखा निकालते हैं इसको। तो हम पहली बात करते हैं, पहले इसको गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको जो गिवन है क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो पहली बात, प्रेजेंट वर्थ जो पहले वैल्यू दी है उसको उधारी वैल्यू दी है, वो कितनी है हमारे पास, ये है क्या, हम क्या निकालना है, हमको P गिवन है, ए निकालना है। तो हम क्या यूज करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू फॉर्मूला A/P, इसका जो फॉर्मूला होता है उससे हम यूज करेंगे। तो उसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ 60,000 रुपीज़ दिया हुआ है हमारे पास ना, और क्या दिया है, रिपीट करना है, 5 साल तक दिया है, टाइम दिया है हमारे पास 5 ईयर्स। अब यहाँ पर देखिए, पहली बात समझिए कि यहाँ पर जो टाइम दिया है वो 5 ईयर्स दिया है, लेकिन जो पेमेंट हो रहा है वो मंथली हो रहा है। सो जो एन हमारा 5 ईयर ना होके, 5 ना होके, 5 ना होके मंथली बेसिस पे होगा, तो ये 5 से बदल जाएगा मंथ में, यानी कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60, एन की वैल्यू यहाँ 5 ना होगा 60 हो, क्योंकि जो पेमेंट है, जो EMI है वो हम ईयरली बेसिस पे नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, EMI हम कैलकुलेट कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, मंथली में कितना पेमेंट करना होगा। ओके, दिस इज एंड ऑल्सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो R है, ओके, जो R है, सॉरी जो I है उसकी वैल्यू भी हमारे पास 12% दी है, पर ईयर में दी है, लेकिन ध्यान रखो पर ईयर में। लेकिन जो यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो हम पेमेंट कर रहे हैं मंथली, तो इसको भी हम मंथली निकालना पड़ेगा। तो एक ईयर में मंथ कितने होते हैं 12, तो मंथली इंटरेस्ट कितना हो गया 1% पर मंथ। ओके ना, ओके, ऑल सेट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो A/P का रिलेशनशिप था, उसकी बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। A/P का रिलेशनशिप क्या था हमारे पास, अगर A निकालना हो, P गिवन हो, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप। बेसिकली यही फॉर्मूले सारे यूज होंगे, इस फॉर्मूले तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, और इसकी बेसिस पे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अ फॉर्मूला। ओके, तो सॉल्व करते हैं, हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है, निकाल ली हमने सारी वैल्यू, तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो A इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, P इज 60,000 रुपीज। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I इज 1%, मीन्स 1% मीन्स 0.01। ओके, 0.01 into 1.01 की पावर, what is the value of n is 60, not a 12, 60 divided by 1.01 की पावर 60 -1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू हम अगर निकालते हैं, इस पर्टिकुलर अंदर जो ब्रैकेट में है उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू निकलती है हमारे पास 60,000 मल्टीप्लाई बाई जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0222, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला वैल्यू निकल के आती है वो आ जाती है हमारे पास 1332, 1332 रुपये पर मंथ। यानी कि इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का और जो आंसर का मतलब समझो। उसका मतलब ये है कि अगर वो 60,000 रुपये बोरो करता है, उधार लेता है किसी से,
तो वो कहता है कि 5 साल बाद उसको 5 साल तक उसको पे करने हैं विथ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर ईयर। तो उसको पर मंथली 1332 रुपये की EMI है, 1332 रुपये उसको देना पड़ेगा, तब उसको पर देना पड़ेगा, जिससे उसको 60,000 रुपीज़ पे हो जाएंगे, प्लस इंटरेस्ट जो होता है वो पे हो जाएगा। लेकिन जो अब यहाँ पे इक्विवेलेंट इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इक्विवेलेंट इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सो अगर इक्विवेलेंट इंटरेस्ट की बात करें तो 1332 रुपये, अगर 1332 के हिसाब से हम पर मंथ निकालना, 1332 इंटू 60 करेंगे तो जो अमाउंट निकल के आता है उसमें जो इंटरेस्ट निकल के आता है उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो आप 12% नहीं पाएंगे, उसको कम पाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट, क्योंकि वो हर मंथ पैसे देता जा रहा है, पैसे जमा फिल करता जा रहा है, देता जा रहा है। तो कुछ समय बाद जो पैसे बचते हैं उसके बेसिस पे इंटरेस्ट लगता है, तो अल्टीमेटली कम बन जाता है, जो सारा इंक्लूड इस फॉर्मूले में होता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस फॉर्मूला, दिस क्वेश्चन समझ चुके हैं। अगर वो 60,000 रुपये लेता है 12% पर इंटरेस्ट के इसमें और 5 साल तक देना है तो उसको अल्टीमेटली 1332 रुपये की EMI देनी पड़ेगी। इसको अपन EMI भी बोल सकते हैं, ओके, इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब एक दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हम एक कैपिटलाइज वैल्यू के क्वेश्चन की और डील कर लेते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है, इससे क्या क्वेश्चन आता है हमारे पास। सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिकली कैपिटलाइज वैल्यू की। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ पर्सन गिव द रेंट ऑफ अ हाउस 3000 पर मंथ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ हाउस इज 15%। जो पैसा देता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, उसको जमा करता रहता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। तो व्हाट इज द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द हाउस, कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ द हाउस। सिंपल तरीके से फॉर्मूला है हमारे पास, वो निकाल लेते हैं। तो कैपिटलाइज कॉस्ट हमारे पास, हम पहले क्या गिवन क्या है फिर निकालते हैं। हमारे पास गिवन है कि जो रेंट पे करता है, मीन्स वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू हमारे पास है 3000 रुपीज़। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई 15%। सो व्हाट विल द कैपिटलाइज वैल्यू पी, हम जानते हैं क्या होता है, ये क्या बना रहा हूँ, ये दिस इज ए बाई आई। सिंपल तरीके से ए की वैल्यू हमारे पास 3000, 15% 0.15, सॉरी वन थिंग मिसिंग। ओके, हमारे पास क्या क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि वो पर मंथ 3000 रुपीज़ दे रहा है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा ईयरली लगा हुआ है। तो इसमें दो चीज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या कर सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मंथली बना सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या कर सकते हैं कि जो अमाउंट है वो ईयरली बना देते हैं। तो हम दूसरी चीज़ करते हैं कि जो अमाउंट है उसको ईयरली बना लेते हैं। तो जो गिवन अमाउंट है वो 3000 रुपीज़ ना होके एक मंथ में दे रहा 3000, तो ईयर में कितना देगा 3000 इंटू 12, तो ईयर में वो अमाउंट देगा हमारे पास 36,000 रुपये। ओके, अब करते हैं, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है वो 3000 ना होके वो हमारा अमाउंट बन जाएगा 36,000 रुपये, 36,000, एंड वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 0.15, तो इट विल बिकम्स 2,40,000 रुपीज़। ओके, दिस इज ए कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग विद दिस फॉर्मूले 2,40,000। अब इसमें नंबर ऑफ ईयर्स की बात नहीं करते क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स में अननोन यानी कि इनफाइनाइट हो जाते हैं। हम एक लंबा समय मान लेते हैं जो कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिंपल, इसमें मतलब एक हाउस की जो घर की उसकी जो लाइफ होती है वो एज्यूम कर लेते हैं, उसको हम नंबर्स में ना करके जब खत्म हो जाएगा तो उसकी बात कर लेते हैं। ओके, वैसे फॉर्मूला। ओके, सो हमने दो क्वेश्चन की बात कर ली, कैपिटलाइज वैल्यू की, EMI निकालने की। सिंपल। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल कंपैरिजन की बात करते हैं, जो अभी तक जो हमने समझा वो प्रीवियस लेक्चर से कुछ रिलेटेड था। नाउ अब हम इस लेक्चर के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिकल कंपैरिजन की बात करते हैं। सो व्हाट इज द इकोनॉमिकल कंपैरिजन। पहली बात ये करते हैं क्या होती है। बेसिकली इकोनॉमिकल कंपैरिजन हम इक्विपमेंट के लिए यूज़ करते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट खरीदें या कौन सी चीज़ खरीदें जिसका यूज़ करने पर हमारा कुछ टाइम बाद इकोनॉमी आए, ठीक है ना। जैसे दो चीज़ होती हैं, एक होता है ब्रांडेड चीज़ खरीदें, एक ब्रांडेड मशीन खरीदें, एक नॉन ब्रांडेड मशीन खरीदें। ऑब्वियस सी बात है कि ब्रांडेड मशीन महंगी आएगी, नॉन ब्रांडेड मशीन सस्ती आएगी। बट
एक टाइम ड्यूरेशन के बाद कि 10 साल तक यूज़ करने के बाद, 10 साल तक यूटिलाइजेशन के बाद उसकी जो कॉस्ट आएगी, जो हमें देनी पड़ेगी, जो हमारे से खर्ची होगी, वो दोनों में किसकी कम होगी, ठीक है ना। जैसे अगर हमारी किसी ब्रांडेड कंपनी की इक्विपमेंट खरीदते हैं, वो 5 साल तक चलता है, उसका मेंटेनेंस सस्ता होता है, बट उसकी इनिशियल कॉस्ट महंगी थी। बट उसके कंपेरिजन में नॉन ब्रांडेड कंपनी की इक्विपमेंट देखें, उसकी इनिशियल कॉस्ट सस्ती थी बट उसका मेंटेनेंस महंगा था, उसकी लाइफ भी कम थी। दोनों की बात करें, लाइफ भी कम थी और लाइफ भी कम थी, तो उसको जो 10 साल बाद दोनों के यूज़ करने के बाद देखा, 10 साल बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो छोटे वाले इंस्ट्रूमेंट की, नॉन ब्रांडेड कंपनी की ज़्यादा निकल के आती है, इसका मतलब, और ब्रांडेड कंपनी कम निकल के आती है। इसका मतलब हमारा जो ब्रांडेड कंपनी का जो इक्विपमेंट खरीदना ज़्यादा सही पड़ेगा, क्योंकि उसके कारण जो अल्टीमेटली फ्यूचर में जो पैसे हमारे पास खर्च हो रहे हैं हमसे, वो कम है। दैट इज इकोनॉमिकल। तो इसी कंपैरिजन को बोलते हैं इकोनॉमिकल कंपैरिजन। सिंपल तरीके से 2-3 अल्टरनेटिव्स को लेके, 2-3 चीज़ों को लेके हम इकोनॉमी को देखते हैं, पैसों को देखते हैं। दैट इज अंडर द इकोनॉमिकल कंपैरिजन, जिसको हम डिफरेंट इंजीनियरिंग एफिशिएंसी कारण से पढ़ते हैं। ओके, सिंपल तरीके कंपैरिजन जान चुके हैं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। कंपैरिजन बिटवीन द वन इक्विपमेंट हैव हाई इनिशियल कॉस्ट एंड द लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड द अनदर लो इनिशियल कॉस्ट एंड द हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके, दिस इज सिंपल ब्यूटीफुल एग्जांपल। नाउ अब हम बात करते हैं मेथड्स की। कुछ मेथड्स की बात करते हैं। सॉरी, हम कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं। इसमें नहीं था। ओके, इकोनॉमिकल कंपैरिजन के दीज आर द मेथड्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द इकोनॉमिकल कंपैरिजन। इससे फर्स्ट मेथड इज ए प्रेजेंट वर्थ अमाउंट मेथड, सेकंड वन इज ए एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट। हम इन सारे मेथड के बारे में डिटेल में जानेंगे एक एक करके। थर्ड वन इज ए कैपिटलाइज अमाउंट एंड द फोर्थ वन इज ए रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड लास्ट वन इज अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं, बट वी विल अंडरस्टैंड विद इन दिस मेथड। ठीक है, हम यही मेथड के बारे में बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन बाय वन करके मेथड की बात करेंगे। तो पहले मेथड है हमारे पास प्रेजेंट वर्थ अमाउंट। ओके, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ अमाउंट, वी विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, हो गया ये पूरा। ओके, तो व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ मतलब मीन्स जो प्रेजेंट वर्थ निकल के आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। हम दो इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, दो इक्विपमेंट की प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करने के बाद जिसकी प्रेजेंट वर्थ ज़्यादा निकल के आती है वो बेसिकली वो हमारा कम इकोनॉमिकल, लेस इकोनॉमिकल है। जिसकी प्रेजेंट वर्थ ज़्यादा निकल के आती है वो हमारा, सॉरी, जिसकी प्रेजेंट वर्थ ज़्यादा निकल के आती है विच इज़ लेस इकोनॉमिकल, एंड जिसकी प्रेजेंट वर्थ कम निकल के आती है दिस इज ए मोर इकोनॉमिकल। ओके, वो सस्ता पड़ रहा है हमको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ओके, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द 2 कंडीशन। ये 2 कंडीशन पे वैलिड होता है, 2 कंडीशन में हम सॉल्व करते हैं इस मेथड को। द फर्स्ट कंडीशन इज ए कैश फ्लो इज नोन, वी हैव टू नॉलेज अबाउट द कैश फ्लो। व्हाट इज द कैश फ्लो डायग्राम ऑफ द कैश फ्लो ऑफ द मशीन, कि हर मंथ या हर ईयर में उस या हर टाइम्स के बाद, किसी भी टाइम के बाद उसकी कंडीशन क्या हुआ है उस इक्विपमेंट में, कि उसको कुछ मेंटेनेंस लगाया गया है कि उससे कुछ अर्निंग हुई है, इसको भी चेक करते हैं। जो अर्निंग हुई है उसको भी इंक्लूड करते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि हर इक्विपमेंट से अर्निंग हो, किसी से अर्निंग हो किसी से ना हो, उसको भी देखते हैं। तो उस कैश फ्लो के बारे में जानना पता हो तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। द सेकंड कंडीशन इज वी हैव टू नो द इंटरेस्ट रेट इज नोन। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है या क्या जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में विथ इक्वल सर्विस लाइफ, हमारे पास सर्विस लाइफ 2 चीज़ों की, अब कंडीशन पे भी कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, इक्वल लाइफ हमारे पास 2 इक्विपमेंट की इक्वल लाइफ, सर्विस लाइफ इक्वल है, मतलब एक इक्विपमेंट हमारा 10 साल चलता है, दूसरा भी 10 साल की लाइफ है, तब बात करते हैं। तो हम लोअर प्रेजेंट वर्थ को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, दोनों में जैसे इसको समझते हैं, पहले तरीके से समझते हैं फिर बात करते हैं। कि पहले वाले कंडीशन में हमारे पास 2 इक्विपमेंट हैं, एक इक्विपमेंट ए है, दूसरा इक्विपमेंट बी है। दोनों की जो लाइफ है, जो चलती है, वो लाइफ मान लीजिए 10 साल है। ये इक्विपमेंट 10 साल चलेगा, ये इक्विपमेंट भी 10 साल चलेगा। और 10 साल में जो इन दोनों में जिसकी प्रेजेंट वर्थ लेस आती है, दैट इज ए मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू सेकेंड वन। ओके, हम दोनों की प्रेजेंट वर्थ निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू 10 ईयर्स। 10 ईयर के रिस्पेक्ट में हम प्रेजेंट वर्थ निकालते हैं, और जिसकी प्रेजेंट वर्थ हमारी लेस आती है दैट इज कॉल्ड एज अ मोर इकोनॉमिकल प्रेजेंट वर्थ
लेस प्रेजेंट वर्थ is treated as more economical. ठीक है, जिसकी कम होती है दैट इज कॉल्ड एज अ मोर इकोनॉमिकल, जिसकी कम होती है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि दूसरी कंडीशन में अगर हमारी दो इक्विपमेंट की जो सर्विस लाइफ है वो डिफरेंट है, इट मीन्स कि पहले की 2 साल दूसरे की 5 साल, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं कि जो कॉमन लाइफ होती है, हम दोनों कॉमन लाइफ में जो वैल्यू आती है उसको एलसीएम कर लेते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका जो बेसिकली क्या आता है, या हम बोल सकते हैं कि अगर 2 और 5 साल सर्विस लाइफ है तो इन दोनों के इक्विवेलेंट निकालते हैं, यानी कि 2 साल के बेसिस पर 10 साल में कितना खर्चा निकलेगा और 5 साल की सर्विस लाइफ के बेसिस पर 10 साल में कितना खर्चा निकलेगा, और जिसमें जो वैल्यू छोटी आती है उसको हम बोल देते हैं कि दैट इज जिसमें कम वैल्यू आती है इसकी प्रेजेंट वर्थ की बोलते हैं बोन इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू अदर वन। ठीक है, तो एलसीएम भी ले सकते हैं हम जो कॉमन पीरियड होता है उसके बेसिस पे, और दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो इसमें करते क्या है, इसको भी हम एक तरीके से लिख लेते हैं जिस तरीके से वो हमने लिखा। अगर हमारे पास ए इक्विपमेंट है जिसकी मान लेते हैं 2 ईयर्स है, और बी इक्विपमेंट है जिसकी 5 ईयर्स, तो हम कॉमन लाइफ पीरियड मानते हैं कि हम इसका भी हम 10 साल कर देते हैं, इसका भी 10 साल कर देते हैं। ठीक है, 10 साल कर देते हैं और उसका एलसीएम करके मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। मिनिमम विल बी द इकोनॉमिकल, सिंपल तरीके से बात करें तो। ओके, तो दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट वर्थ अमाउंट फॉर्मूला मेथड। द सेकंड वन इज अ annual equivalent amount formula. What is the annual equivalent formula? We will understand. This is a easy method. So in this method widely used, basically this is a very simple method. इसमें केवल फॉर्मूला पुट करना होता है, हमें एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट निकालना होता है विद अ सिंपल फार्मूला। सो बहुत इजी मेथड है, इसीलिए इसका जो यूज़ है वो वास्ट किया जाता है, बेसिकली इसके यूज़ किया जाता है। अगर हम पहले मेथड की बात करें, प्रेजेंट वर्थ मेथड की बात करें, तो इसका जो मेथड है वो काफ़ी लंबा है। इसका मेथड लंबा इसीलिए है, अगर ये कंडीशन आती है तो ठीक है, हम डायरेक्ट प्रेजेंट वर्थ निकाल लेते हैं और बता देते हैं। बट अगर ये कंडीशन आती है तो पहले हम प्रेजेंट वर्थ निकालो, देन उस प्रेजेंट वर्थ का एक कॉमन ईयर के बाद जो वैल्यू निकल कर वो निकालो, देन हम कंपेयर कर पाते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ दिस एनुअल इक्विवेलेंट मेथड हम सिंपल एक फॉर्मूला बनाते हैं। सिंपल एक पहले सिंपल अलग मेथड में अलग अलग मशीन्स की एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट निकालते हैं और जिसकी लेस होती है उसको इकोनॉमिकल मान लेते हैं। सिंपल फार्मूला है, इसको एक तरीके से समझ लेते हैं। इन द एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट मेथड, कैश फ्लो कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट by calculating the present worth and then multiply with the capital recovery factor. सिंपल इसमें हम एक कैपिटल रिकवरी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस मेथड का, उस अमाउंट को, और जो वैल्यू आती है उसको बोल देते हैं उसकी एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट। और जिस इक्विपमेंट की वैल्यू लेस होती है, कौन सी वैल्यू, एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट लेस होती है, विच इज कॉल्ड एज इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू अदर वन। सिंपल विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्विंग द एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट द अल्टरनेटिव रन। ओके, तो सिंपल तरीके से ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं क्या करें हम। ओके, तो इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं। तो अमाउंट, इसके बारे में 2 पॉइंट और लेके इसके बारे में बात डिस्कस कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ और ऑब्जर्विंग द एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ईच अल्टरनेटिव डन। ओके, द अमाउंट इज कैलकुलेटेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एडेड टू इनिशियल कॉस्ट अल्टरनेटिव। ओके, हम जो अमाउंट निकल के आ रहा है उसको हम जोड़ देते हैं किससे, इनिशियल कॉस्ट और अल्टरनेटिव से। सिंपल दिस इज अ सिंपल एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट, हम समझ गए हैं। इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें हम निकालते हैं अपना एक सिंपल कैपिटल रिकवरी फैक्टर। सिंपल तरीके से बात करें तो हम इस मेथड में एक कैपिटल रिकवरी फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, देन उसको हम प्रेजेंट वर्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रेजेंट वर्थ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आता है दोनों इक्विपमेंट का, इसको हम सिंपल एक फ्लो डायग्राम फिर से बना देते हैं। जैसे ए हमारे पास इक्विपमेंट है, बी और इक्विपमेंट है, हम निकालेंगे कैपिटल रिकवरी फैक्टर। कैपिटल रिकवरी फैक्टर, इसकी प्रेजेंट वर्थ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई किया और जो वैल्यू आई हमारे पास जिसमें जो लेस होती है
वैल्यू आई हमारे पास, वैल्यू आई हमारे पास, और जो इसमें लेस होती है, लेस इज अ मोर इकोनॉमिकल, सिंपल तरीके से बात करें तो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हमने बहुत तरीके से चीज़ समझी, इसमें क्वेश्चन किए हमने। पहला तो हमने प्रीवियस लेक्चर से कुछ रिलेटेड टर्म समझे, जैसे इकोनॉमिकल, जैसे हमने समझा in a year, okay, sorry, in this formula this is not n, the power is not n, this is a c, okay, one second mistake, formula revised, the effective annual interest rate is a 1 plus I upon c की power c minus 1, c is called as a compounded interest है c times in a year, okay, compounded c times in a year, तो c की power है हमारे पास है, this is not a a, okay, ओके, ठीक है। तो हमने इसमें प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग इफेक्टिव रेट के बारे में देखा, देन कैपिटलाइज्ड कॉस्ट के बारे में देखा, व्हाट इज द कैपिटलाइज्ड कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और प्रॉपर्टी। देन दो क्वेश्चन देखे जिसमें एक ईएमआई या इंस्टॉलमेंट निकालने की कोशिश की और दूसरे में हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकालने की ट्राई किया, कैपिटल वैल्यू निकाली। देन हमने इकोनॉमिकल कंपैरिजन के बारे में जाना, व्हाट इज द इकोनॉमिकल कंपैरिजन एंड दीज आर द मेथड ऑफ इकोनॉमिकल कंपैरिजन। ओके, हम सभी को डिस्कस किया हमने पहले इस क्लास में, दो लेक्चर को डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज ए प्रेजेंट वर्थ फार्मूला विच इज बेस्ड ऑन द टू कंडीशन, फर्स्ट इज ए कैश फ्लो नॉन, सेकंड वन इज ए इंटरेस्ट रेट इज नोन। सेकंड उसमें दो कंडीशन और देखी कि फर्स्ट इज विद इक्विपमेंट और मटेरियल हैव अ मटेरियल, बोथ इक्विपमेंट या जितने भी इक्विपमेंट है दे ऑल हैव अ इक्वल सर्विस लाइफ, और एंड सेकंड कंडीशन इज दे ऑल हैव अ अनइक्वल सर्विस लाइन। व्हाट विल द कंडीशन, व्हाट विल द फॉर्मूला, व्हाट विल द मेथड ऑफ सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वर्थ अमाउंट। ओके, हमने देखा। देन हमने सेकंड मेथड हमने एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट के बारे में देखा, जिसमें अल्टीमेटली एक कैपिटल रिकवरी फैक्टर निकालना होता है, जिसको प्रेजेंट वर्थ से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट निकलता है उस अमाउंट को कंपेयर करते हैं कि कौन सा अमाउंट कम है। जो अमाउंट कम होता है बेसिकली विच इज कॉल्ड एज ए मोर इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट और अ सब्सटेंस वी स्टडीड। ओके, तो जैसे हम बात करते हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। Okay, we will this lecture. So thank you for watching this lecture.